हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जो ऑलरेडी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था, कोalition गवर्नमेंट, वो गिर गया है और बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन बनके शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बने और नया सरकार इंस्टॉल हो गया है। तो अब ये कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक था, आखिर इस तरह का जो चीज है जो इंस्टेबिलिटी लाता है गवर्नमेंट में, क्या वो इंस्टेबिलिटी सही है कंट्री के लिए, और क्या कोई और लॉ है ही नहीं अपने पास जिससे कि इस तरह का बिहेवियर को रोका जा सके। ठीक है, तो इस मुद्दे पे हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, उन सबको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में प्राइमरली बताएंगे। चलिए, तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किसी और का था, अचानक से गवर्नमेंट चेंज हो गया। बीजेपी सपोर्ट कर रही है, जबकि बीजेपी को बहुत ज्यादा वो सीट्स है और एक तरह से बीजेपी ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है और पार्टी को ही स्प्लिट के मोड पे ला दिया है। ठीक है, तब कैसे हुआ, क्या हुआ, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम महाराष्ट्र की ओर कि महाराष्ट्र का कैसा दिख कैसा रहा था, वो हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे 288 सीट्स है टोटल, जो वहां का जो विधानसभा है 288 सीट्स है और 145 सीट चाहिए आपको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जिसमें कि बीजेपी को 105, शिवसेना 56, कांग्रेस 44, एनसीपी 54 और जो कुछ एआईएमएम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं उनके 29 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि आपको शिवसेना में जो कि जिसके हेड थे उद्धव ठाकरे, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर थे, तो उसी पार्टी को एक तरह से, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें, अगर वो लोग जाते हैं तो ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया है। तो अब जो उद्धव ठाकरे के पास बचा है वो है 19 एमएलए। ठीक है, और शिंदे जो ग्रुप है जो कि बीजेपी को के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, उसके पास है टोटल 37। तो 37 का आंकड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, आगे चल के तो यह समझना जरूरी है, 37 टोटल विधायक का आपने सपोर्ट लिया है। 37 ही क्यों है, हमने जैसे कहा आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे सरकार गिर तो गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ये महाराष्ट्र में हुआ है, कुछ दिन पहले राजस्थान में भी अटेम्प्ट किया गया था कि सचिन पायलट को कॉन्फिडेंस में लेके कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की गई थी। उससे पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, तो उनको उनके जो सपोर्टर थे, एमएलए जो थे, वो कांग्रेस को तोड़ दिए, कांग्रेस को छोड़ दिए और वहां पे कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उसको गिरा के बीजेपी का गवर्नमेंट बन गया। तो बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है ये, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, बहुत सारे जगह ये चीज चल रहा है। तो इसका क्या मामला है, तो पहला चीज देखिए, इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। एक तरह का ये डेमोक्रेसी पे फ्रॉड है, अगर देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी पे फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि पहली बात कि हम वोट करते हैं और हमारा पार्टी सिस्टम है, तो हम सिर्फ कैंडिडेट को वोट नहीं करते, हम पार्टी को भी वोट करते हैं। हम बीजेपी को वोट करते हैं, हम कांग्रेस को वोट करते हैं, शिवसेना को वोट करते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। तो एक पार्टी को भी वोट करते हैं। कैंडिडेट के बारे में शायद हमें बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पार्टी पावर में आए, तो पार्टी को का अलाइनमेंट हमारा रहता है, तो हम वोट करते हैं। और अगर आपने पार्टी को वोट किया और उसके जो मेंबर्स हैं वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाए, तो डेफिनेटली आहत पहुंचता है। तो ये एक तो मोरल एंगल है। दूसरा चीज है कि अगर फंक्शनली हम इनको देखें तो आपका जो गवर्नमेंट है उनको बहुत डिस्टेबलाइज कर देता है, और डिस्टेबल का सिचुएशन रहेगा, इनसिक्योरिटी का सिचुएशन रहेगा, तो गवर्नमेंट कभी बढ़िया काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा चीज एक और इशू है कि ये ऑलवेज एक सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे कि आपको कि हर समय रहता है कि शायद इलेक्शन ना कराना पड़े। अब इलेक्शन किसके पैसे से कराया जाता है? आप जो जीएसटी देते हैं, हर एक गुड्स पे जीएसटी देते हैं, बहुत लोग डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वही टैक्स पेयर मनी लेके आप क्या कर रहे हो? इलेक्शन करा रहे हो।
तो सरकार का खर्च हो रहा है, मतलब पब्लिक का खर्च हो रहा है, हमारा खर्च हो रहा है। तो इस तरह का बिहेवियर बार बार हो रहा है। क्या पहले नहीं होता था? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन की जी हां, पहले भी होता था ये। उसको देखते हुए लॉ भी लाया गया, ठीक है, उसको देखते हुए लॉ भी लाया गया, लेकिन वो लॉ बहुत इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है देखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, जिसको कहते हैं आमतौर पे हम लोग कहते हैं आया राम गया राम, ठीक है, आया राम गया राम, और टेक्निकल टर्म में बहुत सारे टर्म हैं, फ्लोर क्रॉसिंग भी बोलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं, टर्न कोट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज जो प्रचलन कहां से स्टार्ट हुआ? तो ये मेजरली इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे फर्स्ट टाइम देखा गया हरियाणा में। हरियाणा के एक एमएलए थे गया लाल नाम के। गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली, 24 घंटे के अंदर 3 डिफरेंट पार्टी। अभी ए ज्वाइन किया, थोड़ी देर बाद बी ज्वाइन किया, फिर जाके सी ज्वाइन किया। तो ये बिहेवियर तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। इसका क्या दिखता है? ये अपॉर्चुनिज्म दिखता है, इसमें दिखता है बहुत ज्यादा लोभ का भावना, पावर हंग्री चीज दिखता है। तो डेमोक्रेसी में सेवा का भाव होना चाहिए, सर्विस का भाव होना चाहिए। पूरा पावर हंगर जो आपके में रहता भी है तो डिस्प्ले लोग नहीं करते हैं, लेकिन कर रहा है कोई तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी के लिए खराब चीज है। तो ये वाला चीज ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था गया लाल जब 3 बार चेंज किए। उसके बाद फिर सोचा कि भाई कोई तो लॉ लाना पड़ेगा, कुछ तो लाना पड़ेगा। तो फिर राजीव गांधी का जब गवर्नमेंट आया, ठीक है, तो उन्होंने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नया शेड्यूल 10 शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें कहा गया कि इस तरह का बिहेवियर जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है, और इस तरह का बिहेवियर को रोका जाए। उसी का फेमसली नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। वैसे तो इनका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बाय एंड लार्ज, नॉर्मली हम लोग यही नाम से जानते हैं। तो अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे अप्लाई होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस पे अप्लाई होता है। तो याद रखिए सिर्फ एमपी और एमएलए पे अप्लाई होता है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई ऑर्डिनरी मेंबर है जो एमपी एमएलए नहीं है तो उस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। पहला चीज ये आप जान लीजिए, सिर्फ जो एमपी है और या एमएलए है उन्हीं पे अप्लाई होता है। दूसरा चीज इसका पर्पस क्या है कि इस तरह से बीच में ही अपॉर्चुनिज्म के कारण से आप पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं जाओ। ये गया लाल टाइप बिहेवियर मत कीजिए, उसको रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। तो अब तो जो लोकसभा के मेंबर है या एमएलए जो हैं या राज्यसभा में जो है उनके लिए क्या है, तो जब भी आप देखेंगे तो आपको 3 तरह के मेंबर दिखते हैं कभी भी। एक होता है इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, जो पार्टी इलेक्टेड मेंबर है कि बीजेपी के टिकट से खड़ा हुए और आप जीत गए। और एक होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किसी पार्टी से नहीं रहता है, वो भी इलेक्टेड रहता है। और एक थर्ड रहता है नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड है, उसी तरह से नॉमिनेटेड मेंबर है। तो ये अप्लाई तीनों कैटेगरी जो है, तीनों कैटेगरी पे होता है, ठीक है। पहला चीज, जो पार्टी द्वारा इलेक्टेड मेंबर हैं उनका क्या कंडीशन है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। तो पार्टी, अगर मान लीजिए कि आप बीजेपी में हैं, ठीक है, बीजेपी में हैं, तो बीजेपी के जो विप है, विप क्या होता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोवाइड किया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन को जो मेंबर्स हैं फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो है, ठीक है। अगर उनका बात ना माना जाए, ठीक है, तो आपको आपके अगेंस्ट कहा जाएगा कि वो पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आपको कहा गया कुछ कि वोट इसको करो, आपने वोट किसी और को कर दिया अपने मन से, तो माना जाएगा कि वो जो है वो एंटी पार्टी एक्टिविटी है, ठीक है। एक पहला चीज वो जान लीजिए, जो इंस्ट्रक्शन विप दे रहा है वही फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अगर विप ये हुआ तो हो सकता है कि आप पे फॉलो नहीं किया, आपने किसी और को वोट दे दिया, हो सकता है आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाए और लग जाता है। अब दूसरा कैटेगरी में आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर है, कि मैं इतना पॉपुलर हूं, अकेले खड़ा हुआ, अकेले इलेक्शन में जीत गया। बहुत लोग जीतते हैं, बहुत लोग एमपी एमएलए बनते हैं जो निर्दलीय बनते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनते हैं, तो उनका क्या माजरा है।
तो वो है कि किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है उसमें आपने ज्वाइन किया फॉर्मली, आप मिनिस्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन अगर आपने फॉर्मली उसका मेंबरशिप ले लिया, मान लो जो आप इंडिपेंडेंट हो, आपने बीजेपी का मेंबरशिप ले लिया, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यू विल नो मोर एमपी और एमएलए, ठीक है। थर्ड कैटेगरी नॉमिनेटेड मेंबर जो है, नॉमिनेटेड आमतौर पे पार्टी ही नॉमिनेट करती है बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए, तो उसमें एक कंडीशन क्या है कि 6 महीने का कंडीशन है कि 6 महीने तक अगर, ठीक है, 6 महीने जिस दिन आप एमएलए बने या एमपी बने उस दिन से 6 महीने तक अगर आपने फॉर्मली किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो आपका कैंडिडेचर गॉन, ठीक है। 6 महीने के बाद आप चाहो तो कर सकते हो ज्वाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखिए, इन्होंने कहा तो है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी, बट एंटी पार्टी एक्टिविटी होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी आपने कह तो दिया, लेकिन एंटी पार्टी एक्टिविटी होता क्या है? ये पॉइंट है, ये कहीं पे इसका डेफिनेशन ही नहीं लिखा है कि कौन सा काम करोगे आप तो आप एंटी पार्टी एक्टिविटी के दायरे में आओगे। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि किस किस पे अप्लाई करता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है, क्या कोई एक्सेप्शन भी है क्या? तो जी हां, एक्सेप्शन भी है। 3 एक्सेप्शन है बाय एंड लार्ज। पहला चीज कि स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, मतलब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, ये लोग जो हैं, ठीक है, स्पीकर हो या चेयरमैन हो, ठीक है, उन पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो पर्सन स्पीकर हैं वो एक न्यूट्रल टाइप पर्सन है, सबको इक्वल अधिकार देते हैं, ये माना जाता है, ठीक है, तो उस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक। तो एक पहला एक्सेप्शन आपका वो है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई पार्टी है जिसमें कि 2/3 मेंबर, 2/3 66% मेंबर अगर उस पार्टी से टूट गए और एक दूसरे पार्टी में जाके मर्ज हो गए या एक इंडिपेंडेंट पार्टी बना लिया अगर आपने, तो तब भी आप पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमने जो आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि वो जो नंबर 37 है, 37 विधायक जो शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो 37 का फिगर का क्या मामला है? बिना बीजेपी में शामिल हुए, बिना आपको नया पार्टी बनाए हुए, कुछ भी नहीं किए हुए, वो लोग, हम कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं शिवसेना है, ठीक है। तो 37 का इसीलिए था क्योंकि 37 जो मार्क है, ठीक है, 37 जो मार्क है वो है आपका 2/3 बहुमत। तो किसी भी पार्टी से 2/3 मेंबर टूट के कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज को एंटी डिफेक्शन में क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थर्ड एक्सेप्शन क्या है? थर्ड एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए कि आप एक मेंबर है किस पार्टी के? बीजेपी के, और बीजेपी आपको एक्सपेल कर देती है कोई भी कारण से, ठीक है। अगर आपको एक्सपेल कर देती है तो एक्सपेल मतलब कि कुछ एक्टिविटी आपने करा होगा जो पार्टी को पसंद नहीं आया होगा, तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। इन दैट केस, उस केस, ध्यान रखिएगा, उस सिचुएशन में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा अगर पार्टी ने डिसीजन लिया। लेकिन अगर आपने खुद से इस्तीफा दे दिया तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा आप पे। तो ये 3 बाय एंड लार्ज एक्सेप्शन रखा गया है इस केस में, ठीक है। सही, एक्सेप्शन भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज है कि इसको डिसाइड कौन करेगा? हु विल डिसाइड? तो लॉ कहता है कि डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल। जो स्पीकर का डिसीजन है वो फाइनल है, उस पर कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा। इवन अगर लॉ को सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को नहीं जोड़ा जाए, तो लॉ यह कहता है कि जो स्पीकर साहब ने डिसाइड कर दिया कि इसको कैंडिडेचर खत्म, तो वो हो गया खत्म, फाइन। कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं आप कि हमको
गलत तरीके से हटाया गया। ठीक है, तो अब पहला चीज हमने बताया कि इनके पास फुल 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 पावर है। अब दूसरा चीज कि इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुआ, कि इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत है कि जब लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और हमारे यहां क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है नहीं कि भाई हम डायरेक्टली अपने से प्रोग्राम पॉलिसी सब चीज बना लिए, तो पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली मेरा वॉइस जा नहीं सकता है। तो हम अपना वॉइस कैसे रखते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से रखते हैं। ठीक है, तो हमने एमएलए चुना, हमने एमपी चुना, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट तक लोगों की बात पहुंचे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी बात वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म यह है इस लॉ का कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको छीन लेता है। 19(1)(a, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो आर्टिकल, तो ये तो सबके लिए है, एवरीवन के लिए है। लेकिन अगर आप एमपी एमएलए का बारे में बात करें तो एमपी एमएलए को एक्स्ट्रा प्रिविलेज भी दिया गया है। एक्स्ट्रा प्रिविलेज भी उनको दिया गया है आर्टिकल 105, 105 और 194 में। 105 और 194 में दिया गया है। 105 पार्लियामेंट में लगता है और 194 आपको लगता है स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी हैं वहां पे। अब ये क्या क्या दिया है इस आर्टिकल 104 में? क्या लिखा है? लिखा है कि कोई भी डिस्कशन, कोई भी चीज कैरी आउट, कुछ भी बोला, कुछ भी किया, अगर सदन के अंदर कर रहा है, अगर पार्लियामेंट के अंदर कर रहा है, तो कुछ भी बोला हो, कुछ भी किया हो, ये जुडिशियल स्क्रूटिनी का पार्ट नहीं होगा। जुडिशरी उसमें ये नहीं कह सकती इस बंदे ने गलत बोला, ये एमपी ने गलत बोला, वो एमएलए ने गलत बोला, ये नहीं कह सकता है कोई। ये एक स्पेशल प्रिविलेज उनको दिया गया है। तो भाई ना वो 19(1)(a में जो दिया गया है उसको संभाल सकते हैं, ना फिर 105 में जो दिया गया है उनको यूज कर सकते हैं। तो ये तो है कि जो पार्टी ने बोला वही मानो, तुम्हारे मुंह में कुछ बोल ही नहीं सकते हो, अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते हो। जब मेरा रिप्रेजेंटेटिव ही कुछ नहीं कर सकता है, पार्टी हाईकमांड जो है उससे पार्टी सुप्रीमो जो है वो जो बोल रहा है उसी तरह से करना है, इसका मतलब कुछ चुनिंदा लोग चला रहे हैं। नाम का फंक्शनल डेमोक्रेसी है, नाम का डेमोक्रेसी है, इवन कुछ लोग ही चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इसका क्रिटिसिज्म रहा कि बोलने का अधिकार ही नहीं है तुम्हारे को। ठीक है, तो सवाल आया कि भाई गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है? बहुत विवाद हो गया इस पे। चलिए ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि जो स्पीकर का पावर, स्पीकर का एक है कि उसमें कहता है लॉ कि स्पीकर को फुल पावर है, फाइनल अथॉरिटी है कि कौन क्वालिफाइड है, कौन डिस्क्वालिफाइड है, इसको घोषित करने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 122, ठीक है, 122 एंड आर्टिकल 212, 212, 122 पार्लियामेंट, 212 स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, उसमें यह लिखता है कि जितना भी प्रोसीजर है, जो भी पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, ठीक है, उस पे जुडिशरी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, यह स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल पावर है कि उस पे जुडिशरी क्वेश्चन कर ही नहीं सकता है, और उनका जो अथॉरिटी है, उनका जो जजमेंट है वो फाइनल है। यह चीज कहा गया। और थर्ड चीज यह है कि स्पीकर को कितने दिन में डिसाइड करना है कि कौन सा क्वालिफाइड है, कौन सा डिस्क्वालिफाइड है, ये कहीं लिखा ही नहीं है। तो पता चला हम तो 4 साल लेके बैठे हुए हैं, 4 साल में तो नया पता चला कि 10 ईयर खत्म हो गया। ये भी हुआ है बहुत सारे केसों में। तो ये सब, दीज आर सम मेजर क्रिटिसिज्म एंटी डिफेक्शन लॉ का। लेकिन मतलब अगर मैं कहूं तो इसमें कुछ चेंजेस आया 1992 में, पर्टिकुलरली किहोतो होलाहन केस कहते हैं। ये आपको नागालैंड के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, एमएलए थे, उनका बहुत बड़ा फेमस केस है, 1992 में आया था। किस पे? एंटी डिफेक्शन लॉ पे। तो कुछ चीज उन्होंने बोला, क्या बोला उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर है, लॉ के मुताबिक जो स्पीकर है वो आपको
फाइनल अथॉरिटी है, वो पूरा डिसाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और याद रखिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो लगता है ना, वो बाउंड्री के अंदर लगता है। कौन सा? लेजिस्लेचर के अंदर जो हो रहा है। लेजिस्लेचर के बाहर अगर कुछ है, जैसे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र ने स्पीकर को बोला कि भाई ये 12 एमएलए जो है उनको एक्सपेल करो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, ठीक है। लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। उनका दूसरा जो अपोजिशन जो ग्रुप है वो कहते हैं कि ये जो लॉ अप्लाई होता है वो लॉ कहां अप्लाई हो रहा है? सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, बाहर नहीं होता है। पहले अंदर आने तो दो, फिर तो बात होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें लूप होल है, ठीक। तो ये किहोतो ओलान केस में ये कहा गया कि जुडिशियरी जो अंदर का जो प्रोसीडिंग है, जो स्पीकर कैरी आउट कर रहा है, उस पर कुछ भी नहीं बोल सकता है। कांट इंटरवीन, कांट इंटरवीन। लेकिन जो सेकंड चीज उन्होंने बोला वो बड़ा ही रिमार्केबल बोला कि जब वो डिसीजन ले लेंगे जो कि लॉ कहता है कि फाइनल डिसीजन होगा, कहीं और आप अपील नहीं कर सकते हैं, उस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कहा कि स्पीकर तो चलो अच्छी बात है, हम इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, इंटरवीन नहीं करता है, लेकिन स्पीकर ने जब डिसीजन ले लिया कि इसको एक्सपेल करना है कि नहीं करना है, उस डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर है वो दो तरह का काम करता है। पहला काम कि जितना भी प्रोसीजर रिलेटेड टू द हाउस है, लोकसभा अगर है तो लोकसभा में जितना काम है, जो भी चीजें, जब भी प्रोसीजिंग रिलेटेड, एक वो करता है। दूसरा है क्वासी जुडिशियल फंक्शन। क्वासी जुडिशियल फंक्शन मतलब कि जजमेंट का भी काम करता है, नॉट एज ए जज, लेकिन स्पेशल ओकेजन पे वो जज की तरह भी काम करता है। जैसे कि कौन क्वालिफाइड है, कौन डिस्क्वालिफाइड है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ये वो डिसाइड करता है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? जुडिशियल फंक्शन हो गया। अगर जुडिशियल फंक्शन हो गया तो जुडिशियरी को तो पूरा अधिकार है ना किस चीज में, उसको देखने के लिए कि भाई सही है कि नहीं है। अब फिर आप बोलोगे सर आपने बताया था कि स्पीकर जो भी काम करेगा वो जुडिशियरी चैलेंज नहीं कर सकता। 122 आर्टिकल आपने बताया था, ठीक है, 122 और 212। तो 122 में जो लिखा है उसमें वर्ड यूज किया गया है प्रोसीजर्स, कि प्रोसीजर जो भी मेंटेन करे, जिस तरह से भी लॉ को पास करना है, कुछ भी करना है, वो जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो लेकिन जो ये क्वासी जुडिशियल जो दूसरा वाला पावर है वो तो कर ही सकता है, क्योंकि एपेलेट जो अपील करने का अधिकार तो सबको है। तो आपने क्या किया? अपील किया, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू जो है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तो आप जुडिशियरी से छीन ही नहीं सकते हो ये पावर। तो ये सब चीज को अगर हम मिला ले तो आज का पोजीशन है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर जजमेंट जो दिया वो चैलेंज होगा किसमें? कोर्ट में। कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो फाइनल होगा, ठीक है। ये रिमार्केबल जजमेंट कहा जाता है इसको देखते हुए। लेकिन अब एक नया ही ये हो गया है स्टार्ट ट्रेंड, सरकार गिरा दो और 2/3 आदमी को शिफ्ट करा लो, 2/3 आदमी को शिफ्ट करा लो। सेम चीज हुआ था राजस्थान में भी। 6 बीएसपी के एमएलए थे, वो सब के सब शिफ्ट कर गए किसमें? कांग्रेस में। तो अगर सबके सब शिफ्ट कर गए कांग्रेस में तो 2/3 क्या है? तो 66% किया तो 100% हो गया। आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तेलंगाना में भी पहले एक बार हुआ था, ठीक है, आंध्र तेलंगाना। और महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि 37 का आंकड़ा क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि 37 है तो 2/3 है तो वो अप्लाई ही नहीं करेगा। तो ये है पोजीशन। लेकिन अभी भी इतने सारे लूप होल्स हैं कि जैसे कि मध्य प्रदेश में था कि उस जो मेंबर थे उनको एक्सपेल भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनके पास उस दिन जो
बहुमत सिद्ध करना होता है जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। दो तरह का मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन पार्टी मूव करती है, ठीक है। कॉन्फिडेंस मोशन जो गवर्नमेंट में रहती है वो मूव करती है, ठीक है। तो उन्होंने किया, और उसमें क्या रहता है कि जो उस दिन जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का सिस्टम होता है कि कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग वोट कर रहे हैं, और उसमें जो हाईएस्ट हो गया वो सरकार बना लेता है। जो लोग एक्सपेल हो गए, री इलेक्शन में आए, बीजेपी के टिकट से जीत गए और बीजेपी का गवर्नमेंट रह गया, शिवराज सिंह चौहान इज द चीफ मिनिस्टर। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टी ये सब चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये लॉ बहुत ही कंट्रोवर्शियल लॉ है, और इस तरह का मौका बार बार आते रहता है। इससे पहले गोवा में भी देखा गया, बहुत जगह देखा, हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो बहुत टाइम देखा गया इस लॉ को ब्रेक डाउन करने। तो लॉ इफेक्टिव नहीं है, ये चल रहा है, चलता जाएगा अनलेस अनटिल कुछ मोरालिटी आए हमारे पॉलिटिशियन में। तो ये मुद्दा था, मैंने पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया। नया मुद्दा लेके फिर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।